जरा ये वीडियो देखिएगा। आपको पता है कि यूरोप की तरक्की के पीछे जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है ना, वो ये कि उन्होंने उलमा को, जो उनके पादरी थे, मौलवी जिनको आप कह लें, उनसे जान छुड़ा ली और उन्हें एक वेटिकन सिटी बना के दे दिया कि जो कुछ तुमने करना है ना यहां करो बैठ के। जब से ये वेटिकन सिटी बना है ना क्रिश्चियंस का, उस दिन से यूरोप ने तरक्की का आगाज किया और आज वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आई अंडरस्टैंड, लेट्स डील विद द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। कि आप जरूर पूछेंगे कि भाई वो साहब तो अब वीडियो नहीं बना रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो आप क्यों उनके पीछे पड़ गए हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि मेरा शख्सियात से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि नज़रियात से होता है। तो अगर वो वीडियो ना बनाए, लेकिन उनकी टीम, उनके प्यार करने वाले, अगर वो कंटेंट दोबारा से फैलाना शुरू कर दें और ऐसे मौके पे फैलाना शुरू कर दें जब सारे ही पाकिस्तान के सेकुलर और उनके फ्रंट मैन इस वक्त एक कोई बेनिफिट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो TLP का मामला हुआ उसके बाद, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो ये भी कुछ दिन पहले ही उनकी टीम ने उनके किसी नेटवर्क में, वो कहते हैं मेरे ये स्टूडेंट्स हैं अराउंड, उन्होंने ये वीडियो बनाई है और इसमें इंजीनियर साहब के वो झूठ उन्होंने शेयर किए हैं जो इससे पहले मैंने इस तरह इतने इकट्ठे नहीं सुने थे। ये तो पता है कि वो झूठ बोलते हैं जस्ट लाइक एनी अदर सेकुलर, लेकिन दिस टाइम आई वॉज एक्चुअली टेकन अबैक। तो इस पर रिस्पॉन्ड करना इसलिए ज़रूरी है कि ये इस तरह की जो मौका प्रस्ती है उससे फ़ायदा ना उठाएं। दूसरी बात, आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों उनकी टीम ऐसा कर रही है। लुक, रमज़ान में कि जब शुरू हो जाता है तो उसके काफ़ी अरसा बाद भी इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह चलता रहता है, हालांकि व्हाटएवर। एनीवे, ये जो हिस्सा है अब इस पे हम बात करते हैं कि साहब ने ये फरमाया कि जनाब वेटिकन सिटी बना तो यूरोप ने तरक्की करना शुरू कर दी। मतलब एक मुसलसल जाहिल आदमी है ना, आप उससे ये तवक्को करते हैं, यानी कि जिस जाहिल आदमी को ये भी नहीं पता कि वेटिकन सिटी 1929 में बना है, यूरोप की तरक्की उससे सदियों पहले स्टार्ट हो चुकी थी, पर ही डजंट केयर। मैं जो लोग कहते हैं ना कि ये दीन का बड़ा स्कॉलर है, ये वो है, जब मैं उसकी ये बातें सुनता हूँ कि दीनी बातों पर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, जब उसकी ये बातें सुनता हूँ ना इस तरह की, और उसमें जितने झूठ होते हैं, जिसमें जितना लग़्व और बाजारीपन होता है, 16 दूने 32 3 35 दिस एंड अदर एंड ऑल, इस तरह की बातें, और फिर ये जब तारीख को इस तरह से तरोड़ मरोड़ देना, तो उससे पता चलता है कि दीनी बातों में भी कोई इतनी ही जान होगी। बहरहाल वो उलमा की डोमेन है, वो उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये साफ झूठ है कि वेटिकन सिटी की वजह से यूरोप की तरक्की हुई थी। अब यूरोप की तरक्की क्यों हुई थी, बजाते खुद ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको तारीख पढ़नी पड़ेगी। इंजीनियर को सुनना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इंजीनियर सेकुलर्स का फ्रंट मैन है। और याद रखें बात, पाकिस्तान के सेकुलर्स कब झूठ बोलना शुरू करते हैं, मैंने बात बड़ी दफ़ा कही है, प्रोबेबली व्हेन दे स्टार्ट मूविंग देयर माउथ, उस वक्त वो झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो जो आदमी उनका फ्रंट मैन है उसे कुछ डिफरेंट वक्त तो नहीं होगी। तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑल्दो मेरी इस पर एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है कि यूरोप ने तरक्की कैसे की। इसके लिए आप पढ़ेंगे जॉर्ज सलीबा को, उनकी किताब इस्लामिक साइंस एंड द मेकिंग ऑफ द यूरोपियन रेनेसांस। एरिक विलियम्स को पढ़ें, कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। वॉल्टर रॉडनी को पढ़ें, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। ये मैंने आपको सिर्फ 3 हवाले दिए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मौरखीन हैं, मुहक्किकीन हैं, जिन्होंने बताया है कि यूरोप ने तरक्की कैसे की। सिंपल समरी उसकी ये है कि पूरी दुनिया से जब आप दौलत इकट्ठी करना शुरू कर दें, लूटिंग, प्लंडरिंग, कबीलों के कबीलों को आप बर्बाद कर दें, और आपके पास मिलियंस की तादाद में फ्री लेबर आ जाए, यानी कि स्लेवरी की सूरत में आ जाए, तो उसके बाद आप तरक्की ही करेंगे। आप क्या करेंगे, आपको क्या, यानी कि मैनुअल लेबर चाहिए और पैसा चाहिए, 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, और दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। ये जुल्म की बात यह है कि जिनका पैसा, यानी जिनको गुलाम बनाया गया था, उन्हीं की ज़मीनों से वो मादनियात चोरी की गई थी, वहीं से वो सब लूट कसूट की गई थी, और उन्हीं लोगों से फिर मजदूरी कराई गई, और उसमें फिर बड़े बड़े इदारे बने। लेकिन इदारों पे जाने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें हैं आपके सामने रखना, वो बड़ी ज़रूरी हैं। कितनी दौलत लूटी, वाली ये एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन उस्टा पटनायक की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ इंडिया से जो दौलत लूटी गई आज की करेंसी में, अगर उसको इनके एडजस्ट किया जाए, तो तकरीबन $45 ट्रिलियन बनते हैं। और ऑक्सफैम, उनकी कुछ साल पहले रिपोर्ट आई, उसने तो 60 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बताया, अराउंड को 64-65 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग ये सिर्फ इंडिया से लूटी हुई दौलत है जो बरतानिया गई। कैन यू इमेजिन दैट। जो स्पेन है, ऐसे ही उनकी जो एज एंड डिस्कवरी एंड सो फोर्थ के जो वेंचर्स थे, अगर उनकी बात की जाए तो सिर्फ चांदी और सोना जो वहां से लूटा गया है, उसकी मिकदार तकरीबन 85,000 टन से 1.5 लाख टन बनती है। इमेजिन दैट, ये वहां से सोना चांदी
और इसने यूरोप की जो कलेक्टिव इकोनॉमी है उसके अंदर बेपनाह इजाफा किया। इसमें जो गुलामों का अगर हम जिक्र करें तो 12.5 मिलियन स्लेव्स, ये फ्री लेबर उस जमाने में जो आई, यानी कि जो पैसा वगैरह आया, मैंने आपको सिर्फ साउथ अमेरिका और इंडिया का बताया है, बाकी दुनिया का नहीं बताया, कि ये सारी वेल्थ आ रही है, गुलाम वहाँ पे आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो इंस्टीट्यूशंस तो आपने बिल्ड करने हैं। तो वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बड़ी यूरोप की तरक्की में अहम किरदार अदा किया? हाउ अबाउट रॉयल सोसाइटी? पूरी दुनिया में आज भी अगर एपेक्स मोस्ट अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें तो उसमें नेचर का नाम आएगा और रॉयल सोसाइटी का नाम आएगा। कब बनी? इसी दौर में बनी। और उसके जो फेलोज थे उन्होंने ये जो दुनिया में नौआबादियाती निज़ाम होता था वो उसके इन्वेस्टर्स होते थे। अगर इन्वेस्टर्स नहीं होते थे तो इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लिखते थे कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हमारे लिए होना चाहिए। ये साइंस में ऐसे तरक्की हुई थी जनाब इंजीनियर साहब। ये एक शहर में लोगों को कैद करने से नहीं, वो शहर तो वैसे बना भी 1929 में था। इमेजिन दैट, ये हो रहा था। और हमारे बड़े बड़े हीरोज इनका हम जिक्र करते हैं, डेविड ह्यूम मिसाल के तौर पे। स्कॉटलैंड में जो यूनिवर्सिटियां बनी वो बेनिफिशरी थी स्लेवरी के सिस्टम की, उन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया हुआ है। और डेविड ह्यूम वाज आइदर एन इन्वेस्टर या वो भी प्रोटेक्टर था इन्वेस्टमेंट्स का। और मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, जॉन लॉक वगैरह जितने आप देखेंगे वो सारे के सारे, उनको स्लेवरी कोई मसला नहीं था, उनके लिए लूट खसूट कोई मसला नहीं थी। इनफैक्ट वो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब हुआ ये कि चूंकि बाद में इन्हीं नौआबादियाती इलाकों में, जैसे मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान है, किसी ज़माने में ये हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, तो हमें फिर यही बताया जाता था कि जनाब शेक्सपियर बड़ा ज़बरदस्त आपका राइटर था और लॉक बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि वो एजुकेशन के अंदर इम्पोज कर दिए गए, इम्बेड कर दिए गए कि वही हीरोज़ हैं। कभी ये पर्दे खोल के तो देखें, रोसो के कभी आप कन्फेशंस पढ़ के तो देखें, वो किस जहन का आदमी था, उसके अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें, वो किस जहन का आदमी था, कितना घटिया इंसान था। अगेन मैं उस वजह से उसने कोई अच्छी अगर बात की है तो मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने ये जो बुत खड़े कर दिए ना हमारे सामने, और इंजीनियर से मुझे मसला इसलिए है कि ये सैयद मुजम्मिल अगर बुत खड़े करे तो समझ में आने वाली बात है, इसलिए कि सैयद मुजम्मिल साहब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एहसास कमतरी का शिकार हैं। उनको कोई इस्लामी हिस्ट्री में अच्छा आदमी नहीं लगता, उनके लिए दुनिया में उठना बैठना नीचे, उसके अलावा और कुछ नहीं रह गया। फैसल वराई साहब करें, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, इसलिए कि डिक्लेयर्ड सेकुलर है, नो प्रॉब्लम। परवेज हुद बॉय साहब करें, डिक्लेयर्ड सेकुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो दाढ़ी और पगड़ी में जो वारदातें की जाती हैं, तकलीफ मुझे इससे है, एंड आई कैन नॉट लेट दैट गो। एग्जैक्टली वही नैरेटिव है, मौलवियों को पीछे करो तुम तरक्की कर जाओगे। क्यों? 1929 के बाद तरक्की स्टार्ट हुई थी। और बेवकूफ इंसान, 1929 से पहले ये लूट खसूट स्टार्ट हो चुकी थी। देयर इज मोर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड पहले बन चुकी थी लेकिन उसकी जितनी भी, उसको एक तरह से आप कह सकें कि रीमॉडर्नाइज किया गया, वो इसी दौर में किया गया। और वहां पे भी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो उन, यानी कि जो एंडाउमेंट्स को जो पैसा मिलता था वो उन प्लांटेशंस में इन्वेस्ट की हुई थी। वहां के बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े गोरे थे, वो यही गुलामी, इस कमर तोड़ दी इंसानों की। मैंने नज़ाला की कितनी दफा हवाला दिया है एज एन एग्जाम्पल, और वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। जाए मेरे इंग्लिश वाले वीडियो पे, जो चैनल है उस पर जाके वीडियो देखें कि सिर्फ रबर इनफ प्रोड्यूस ना करने की बेस पे उसकी बीवी को मार दिया, उसकी बेटी के हाथ पांव काट के उसके सामने रख दिए कि तुम्हें हमने इबरत का निशान बना दिया सबके लिए कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जाएगा। और वो करते थे। मार कटाई बड़ी आम चीज थी, तशद्दुद, कत्ले आम। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो जो जो वहाँ पे जो स्लेव्स उनको लेके आते थे ज़बरदस्ती, जो आज़ाद इंसानों को पकड़ के लेके आते थे, 80% तक उनमें ऐसे ऐसे थे जो डिसम्बार्क किए गए। इमेजिन दैट। जो पैसे की अगर आप बात करें ना, कि जो उस जमाने में गुलामी एक इंसान को प्रॉपर्टी समझते थे ना, ये तो जो कलेक्टिव वर्थ है वो तकरीबन 3 से 3.5 अरब डॉलर थी। 3 से 3.5 अरब डॉलर उन इंसानों की जो कीमत है। दिस इज हाउ दे डेवलप्ड। ये उनको मसला नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा वो माजरत करते हैं कि हाँ वाकई हमने जो किया था वो गलत किया था। ब्लैक हिस्ट्री मंथ वहाँ पे पढ़ाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिका वगैरह में, किया इट वाज रॉन्ग। लेकिन जो हमारा एहसास कम तरीका क्विजलिंग है, भले उसने दाढ़ी रखी है या नहीं रखी, पगड़ी पहनी या नहीं पहनी, आपको ये कभी हकीकत नहीं बताएगा। वो एक ही चीज़ बताएगा, मौलवी को पीछे करो तुम तरक्की कर जाओगे। चलते चलते ये भी सुन लें कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी 1830 में, ब्रिटिश म्यूजियम 1753 में और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में बना था, और जो लॉयड्स ऑफ लंदन 1686, ये सब उसी ज़माने के पावरफुल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया पे मज़ीद कब्जे किए, मज़ीद दौलत लेके आए, मज़ीद साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ जितना था उनके जो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स थे बाद में, वो इसको जस्टिफाई करने वाले लोग थे। अब हम पे जो निज़ाम तालीम मुसल्लत किया गया उसमें बातें नहीं बताई जाती, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया की तारीख में ये है नहीं। जितनी मैंने बातें की हैं सारी की सारी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सीक्रेट मेरे पास ही हो। मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च वही जो पब्लिकली अवेलेबल होती है उसी में से कर सकता हूँ और उसी में से करता हूँ। लेकिन शर्म नहीं आती हमारे इस दाढ़ी पगड़ी वाले सेकुलर उनके फ्रंटमैन को
कैसे उसका नैरेटिव कि तुम रिलीजन को किसी तरह से सोसाइटी से रिमूव कर दो। अब ये तो खुल के कह नहीं सकता, उसका कहने का तरीका क्या है, मौलवियों को पीछे कर दो। आगे बढ़ते हैं। जब तक ये मौलवी था, अज़ाब इलाही बना हुआ था उनके लिए। इसका आगाज तो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई है, इसने पहली दफा वो आप समझ लें कल्ट तोड़ा, और ये पहला इस मॉडर्न दौर के अंदर जो पहला आप समझ लेना एक माइलस्टोन है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789। देसी सेकुलर हो और फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल ना दे, ये कभी हो नहीं सकता। तो जो सेकुलर हैं वो नहीं देगा तो उनका फ्रंटमैन कैसे पीछे रह जाएगा। हालांकि हकीकत यह है कि इन सारे मजमूई तौर पे कबीले जोहला ने कभी उसका मुतालिया नहीं किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां का, ये बात दुरुस्त है कि वहां के जो मौलवी हैं, यानी कि जो उनके रिलीजियस क्लर्जी थी, उसके खिलाफ थी, लेकिन वो एक पार्शियल बात थी। मजमूई तौर पे जो रेवोल्यूशन हुई थी वो इस बेस पे हुई थी कि वहां पे लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था। जो एक जागीरदारी का बड़ा एक फरसूदा निज़ाम था, लोग उसके खिलाफ थे। चर्च के पास फ्रांस की 10% ज़मीन थी, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो 100% के खिलाफ इनकलाब आया था। इसका मतलब है कि 90% में वहां पे कोई क्लर्जी का मसला नहीं था। अगरचे वहां की जो क्लर्जी थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बादशाह था वो बिल्कुल एक लथार्जिक किस्म का आदमी था। कोई उसको मोहब्बत नहीं थी अवाम से, अवाम को उससे मोहब्बत नहीं थी। बिल्कुल यही वजह है कि जो रिवोल्ट्स हुए उसके बाद एक जुल्म का सिलसिला फैला। वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूं कि वो जुल्म का सिलसिला क्या था, इसलिए कि जब भी कोई सेकुलर आपसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करे, ये हकायक आपके सामने रखें। रॉयल फैमिलीज की खवातीन, दे वर रेप टू डेथ। जना बिल जबर करते करते उनको मार दिया गया। किसने किया था? ये करने वाले कोई और लोग नहीं थे, ये सेकुलर लोग थे। स्टेट एथीज्म इंपोज किया गया जबरदस्ती वहां पे। 2-3 टर्म्स हैं, इनको याद रख लीजिए। रेन ऑफ टेरर, इसमें कितने बंदे मरे? लॉज ऑफ सस्पेक्ट्स 1793 जो कानून बना कि तुम्हें शक है अगर कि कोई भी ऐसा आदमी है जिसने हमारी सेकुलर स्टेट के खिलाफ बातें कर रहा है, अगर तुम्हें शक भी है ना कि उसको किसी ने पनाह दी हुई है, तो उस बंदे को और जिसने पनाह दी हुई है दोनों को गोली मार दो। कोई फेयर ट्रायल नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई उनके पास दिफा का हक नहीं है, मौके पे मार दो उनको, बात खत्म। ये कानून था, ये सेकुलर्स का कानून है। ये जो हमारा ये दाढ़ी पगड़ी वाले साहब जो फरमा रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कैसे फ्रांस में ये जो जुल्म हुए हैं, इनका भी बताओ, शर्म करो और बताओ। मैं बताता हूं। वहां पे डी क्रिश्चियनाइजेशन स्टार्ट होती है। 20,000 से 30,000 तक के वहां के जो क्लर्जी के लोग थे, जो नन्स थी, जो वहां पे प्रीस्ट थे, उनका या कत्लेआम किया गया या उनको वहां से भागने पे उनको मजबूर किया गया। ऐसे ही 1793 में कल्ट ऑफ रीजन, यानी एक स्टेट एथीज्म लोगों पे इंपोज कर दिया गया कि तुमने अब यही एक्सेप्ट करना है। बाद में उसको फिर डीइज्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन रिलीजन को उन्होंने बिल्कुल उसमें बख्शा नहीं। हालांकि वहां का अगर कोई इंसान अगर कहे भी ना कि वहां का मौलवी बड़ा पावरफुल था, वहां का प्रीस्ट बड़ा पावरफुल था, तो चले इंसान एक आर्गूमेंट ले सकता है कि उसके खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ, लेकिन रिवोल्ट करने वालों ने उससे बड़े जुल्म किए एथीज्म के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे। लेकिन आप इसको पाकिस्तान में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसलिए कि वहां के मौलवी के पास तो कुछ होगा। पाकिस्तान में जितनी भी पावरफुल पोजीशंस हैं वो किसी मौलवी के पास नहीं है। वजारत दाखिला मौलवी के पास नहीं है, वजारत खारजा मौलवी के पास नहीं है, इकोनॉमी का कंट्रोल मौलवी के पास नहीं है, एजुकेशन सिस्टम मौलवी के पास नहीं, हेल्थ सिस्टम मौलवी के पास नहीं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है तो हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी सेकुलर बैठी हुई है। अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता हाकम बदहन कभी इनकलाब आता है, मैं इनकलाब के बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन कभी आता है तो वो इस सेकुलर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको खतरा यह है कि यार हम घर से एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो खैर आगे हमने अपनी अल्टरनेटिव जिंदगियां बनाई हुई हैं, घर से एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? यहां पे लैंड क्रूजर चढ़ा दो, किसी को मार दो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। तुमने FIR करानी है, थाने वाले तुम्हारे घर आके तुम्हारी मर्जी की लिखेंगे। गरीब आदमी जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसकी मर्जी की FIR तक नहीं लिखते, रिश्वत के बगैर नहीं लिखते। सारा कुछ इस मुल्क में हो रहा है, ये कोई मौलवी नहीं कर रहा। आपके घर में खालिस दूध नहीं आ रहा तो उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि दूध बेचने वाला खालिस अगर बेचे तो उसे बचता कुछ नहीं है। यहां की कॉर्पोरेट्स ऐसी हैं, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फर्म्स हैं, वो आज के ज़माने में भी को 60-65 रुपए पर लीटर जाके किसानों को कहती हैं इतने में हमको बेचो। वो कहता है भी मैं जो जानवरों को जो मैं ये खुराक वगैरह डालता हूं दूध के लिए, इससे तो उसके पैसे पूरे नहीं होते। वो आगे से कहते हैं टफ। अब उसने जाके कंपीट करना है, वो कंपीट बड़ी कंपनी के साथ नहीं कर सकता, वो उसमें मिलावट कर रहा है। अब इस मिलावट पे उसको कौन उकसा रहा है? जिसके हाथ में इकोनॉमी है, मौलवी नहीं। वो जुमे का खुतबा सुन के दूध में मिलावट नहीं करता। हर तरह की हरामकारी आप देख लें। पाकिस्तान में बिजली के बिल कितने महंगे हैं, किसने ये एग्रीमेंट किया हुआ? किसी मौलवी ने नहीं किया हुआ। यार अजीब। मैं अब इसके लिए मैं कोई लफ्ज़ भी ऐसा नहीं कहना चाहता।
कि जिससे उस लफ्ज़ की इंसल्ट होती हो कि कम से कम इसके लिए तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, दाढ़ी पगड़ी के साथ ऐसे झूठ बोलता है, ऐसे झूठ बोलता है कि जैसे इसने मर के अल्लाह को मुंह ही नहीं दिखाना है। ये था वो इनकलाब फ्रांस जिसमें यह हुआ था कि जहां पे लोगों को, यहाँ के खवातीन को जनाबिल जबर, उस प्रोसेस के अंदर उनकी जान निकली। उस प्रोसेस के अंदर कितने ही लोग हैं जिनका कत्लेआम हुआ। गिलेटीन को 15 से 20 हजार तो ऑफिशियल फिगर है, इसके अलावा जो मारे गए वो और चीज है। गिलेटीन उन लोगों की दहशत का निशान था जो लिटरली सर तन से जुदा करती थी। लिटरली ये सेकुलर और एथियस्ट कर रहे थे। कुछ शर्म है इस इंसान को। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि रशियन एम्पायर भी टूट गई, वहां पे भी कम्युनिज्म का इनकलाब आया। ठीक है, उसमें कुछ चीजें कबाते थी, लेकिन ओवरऑल माशरे के लिए तो अच्छी चीज थी। अब ये बात जहन में रखें कि ये पहले भी लेनिन जैसे दहशतगर्द को ये मिला चुका है। अब मैं क्या कहूँ, नबी अलैहिस्सलाम के जो नजरियात थे, हालांकि मैंने बड़ी दफा कहा है कि नबी पे वही आती है, नबी के नजरियात नहीं हुआ करते, आइडियोलॉजी नहीं होती। इसने कहा कि वो और एक बराबर है। मैंने बड़ी दफा वो तफसील बताई है, आज फिर सुनिएगा। वो माशरे के लिए जो अच्छी बातें थी ना, वो ये थी कि 1917 से 1922 तक की जो जंगी थी उनकी, तकरीबन 10 मिलियन बंदा उसमें मारा गया। उसके बाद उन्होंने 1722 में पहली एक सोशलिस्ट स्टेट तो बना ली, लेकिन वहाँ के जो ये सो कॉल्ड ये यंग बुखारन्स और जदीद जो अपने आप को कहते थे, इंजीनियर टाइप लोग थे, ये वहाँ पे सेंट्रल एशिया में अपने लोगों के साथ बेवफाई करके इनको वहाँ पे लेके गए। इन्होंने इस्लाम को बैन किया, इन्होंने कत्लेआम किया, ईसाइयों का कत्लेआम किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया। 25,000 के लगभग मसाजिद, 50,000 के लगभग इन्होंने चर्चेज वहाँ पे तबाह किए, बर्बाद कर दिए, कत्लेआम किया लोगों का। उसके बाद इन लोगों ने फैमिन किए। होल्डोमोर में कोई 3 से 6 मिलियन मुख्तलिफ आदादोशुमार के मुताबिक 30 से 60 लाख बंदा इन्होंने भूख से मार दिया। ये जो कह रहे ना कि कुछ उसमें प्रॉब्लम थे, वो कुछ प्रॉब्लम उसमें ये थे। जो बाकी अच्छा हुआ है वो तो इतना अच्छा था कि 1991 में सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। वो अगर वो अच्छा होता तो रह जाता। खैर ये अब ये भी खैर अभी थोड़ी तफसील है। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो जितनी पॉलिटिकल वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ है, किसी आदमी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो कहते देखो यार, हमने 100% एम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया था, बड़ा आपने अच्छा किया था। एक डॉक्टर को आपने मजदूर लगा दिया और कह दिया नौकरी तो देती ना, कल खत्म। इस तरह से आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट वहां पे क्रिएट की। कोई लोगों के वहां पे बेसिक राइट्स नहीं, स्वाय तबाही और बर्बादी के कि जो कत्लेआम जिस लेवल का हुआ, जिस लेवल का कत्लेआम सोवियत्स ने किया, उनको अगर कोई मैच कर सकते थे तो शायद वो बाकी जो मार्क्सिस्ट थे वही कर सकते थे, लेकिन कोई एक मार्क्सिस्ट ही हो सकता है जो इनका मुकाबला कर सकता था। लेकिन चूंकि वो सेकुलर हैं, इसलिए सेकुलर, और ये सेकुलरिज्म का एक फ्रंट मैन है, इसलिए कोई ना कोई से नरम गोशा जरूर पैदा करना है। हालांकि उन लोगों ने इल्हाद के नाम पे लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स, याद रखें 1925 में बनी थी, ये उन लोगों की थी। ये स्टालिन के तहत जो लोग काम कर रहे थे, ग्रेट परचेज 1936 से 1938 के दरमियान 1 लाख लोगों का उन्होंने कत्ल कर दिया। लॉज ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन बनाए 1929 में। वो एथियस्ट सेकुलर होने के बावजूद उन्होंने पाबंदी लगाई हुई इस्लाम पे और बता रहे थे कि इस्लाम पढ़ाना है तो हम तुम्हें बताएंगे इस्लाम क्या, उसके अलावा तुम इस्लाम नहीं पढ़ा सकते। कत्लो खून अगर आप निकाल दें सोवियत तारीख से तो वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बचेगी पीछे। आगे बढ़ते हैं कि वेटिकन सिटी के तर्ज के ऊपर एटलीस्ट पाकिस्तान में एक मौलवी सिटी बनाना चाहिए, उसका नाम भी मौलवी सिटी हो, और इस तरह के सारे मौलवी वहां पे भेज दिए जाए। मैं नहीं कहता कि इन्हें आप फांसी चढ़ाएं, वहां इन्हें रखें, सारी फैसिलिटीज दें इनको। क्या ये खूबसूरत मशवरा दिया है कि वेटिकन सिटी के तर्ज पे एक बना दें, सारे मौलवी वहां पे चले जाएं। यार हम कहते हैं कि पाकिस्तान में तो जो 97% लोग हैं वो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान में एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं। आप थोड़े से सेकुलर उनके फ्रंट में, मसला आप लोगों का है, तो क्यों ना हम कोई एक शहर आपको बनवा दें कि आप सब लोग वहां पे दफान हो जाएं। वहां पे किसी को अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने का दिल है तो अपनी मस्जिद ज़रार बनाएं। इमाम साहब तो हमारे पास हैं ही, EMAM, राइट, ये तो हैं वहाँ पे, और इनसे बेहतर कोई पर्सनैलिटी भी नहीं हो सकती। और बाकी आप लोग वहाँ पे, जैसे वफाद चौधरी साहब भी कहते हैं यार पाकिस्तान में शराब आम कर दो, ये कर दो, वो आई थिंक ग्वादर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि इस तरह से होना चाहिए। परवेज हुद साहब भी ये कहते हैं यहाँ पे बड़ी करख्तगी है, यहाँ पे वो रक्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो टूरिस्ट क्यों आएंगे। मैं यार तुम लोगों के लिए एक टूरिस्ट सिटी बना देते हैं, वहाँ पे जो हरामकारी करनी है, जो करना है तो जाओ वहाँ पे मस्जिद ज़रार बनाओ। आखिरकार कभी किसी को दिलाई जाता है नमाज पढ़ने का तो वहाँ पे ये बैठा होगा, बाकी लोग हैं, जाओ जो करना है। इस गंदगी को पाकिस्तान से निकालो, इस हरामकारी को पाकिस्तान से निकालो, इस जहनी फहाशी को, जहनी अयाशी को पाकिस्तान से निकालो कि हम दोबारा से रिवाइव करें अपने रिलीजन को, रिवाइव करें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को, फिलोसॉफिकल क्रिटिकल थिंकिंग को, जो हमारे पहले रही है, जो हमारा क्लासिकल एरा था उसके अंदर रही है। वो एक दुनिया दोबारा से एक पाकिस्तान को रीबिल्ड करें हम, जिसमें साफ सुथरे तरीके से लोग ज़िंदगी गुजारे, जान छूटे इस सारी गंदगी से।
कभी भी ऐसा शहर बनाने का कोई प्रोग्राम अगर बनता है, मैं गारंटी करता हूं आपको, मैं वादा करता हूं, पब्लिकली प्लेज करता हूं कि उसके लिए फंड रेजिंग की मैं जितनी कैंपेन कर सका मैं ज़रूर करूंगा।